नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द गुरु में। आज हम पढ़ते हैं क्लास 11 फिजिक्स का सेकंड चैप्टर मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी सरल रेखा में गति। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से, फिर देखेंगे तात्क्षणिक वेग एवं चाल, अगला टॉपिक अपना रहेगा त्वरण, और लास्ट में हम देखेंगे एक समान त्वरण से गतिमान वस्तु का शुद्ध गति की संबंधी त्वरण। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हम जानते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से गतिमान रहती है, जैसे कि हमारा चलना, दौड़ना, साइकिल चलाना, गाड़ी चलाना, बस में जाना, ये सब हमारी डेली लाइफ में दिखाई देने वाली कुछ गति के एग्जाम्पल्स हैं। ये तो कुछ प्रत्यक्ष गतियां हो गई। अब अप्रत्यक्ष गतियां देखना चाहें तो जब हम सो रहे होते हैं उस टाइम पर भी हमारे फेफड़ों में वायु का प्रवेश और निष्कासन होता है, साथ ही हमारी धमनियों और शिराओं में ब्लड सर्कुलेशन होता है। ये कुछ अप्रत्यक्ष गतियां हो गई। इसके अलावा हम पेड़ों से गिरते हुए पत्तों को, बांध से बहते हुए पानी को भी देखते हैं। मोटर गाड़ियां और जो हवाई जहाज हैं वो यात्रियों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते हैं। पृथ्वी क्या होती है, वो 24 घंटे में अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाती है, वर्ष में एक बार सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, और सूर्य भी क्या करता है, अपने ग्रहों सहित आकाशगंगा में चक्कर लगाता रहता है, और ये आकाशगंगा भी अपने समूह में गति करती रहती है। इस तरह से हम देख सकते हैं कि विश्व की प्रत्येक वस्तु गतिमान रहती है, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से हो। अब इस चैप्टर में हम क्या करेंगे, सभी गतिमान वस्तुओं को अति सूक्ष्म मानकर बिंदुवत रूप में अध्ययन करेंगे। और यह अप्रोक्सीमेशन कब तक होगा, यह तब तक होगा जब तक वस्तु का जो आकार है वो निश्चित समय अंतराल में वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी की तुलना में बहुत कम हो। उस स्थिति में हम क्या करेंगे, वस्तुओं को अति सूक्ष्म मानकर इसका अध्ययन करेंगे। तो अगर हम देखना चाहें गति क्या होती है तो सीधा सीधा इसका अर्थ हो जाएगा कि समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति में परिवर्तन होना ही क्या कहलाता है, गति कहलाता है। ओके। और सरल रेखा में गति करना क्या हो जाएगा, सरल रेखीय गति हो जाएगी। तो अपना पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम तात्क्षणिक वेग एवं चाल से। उससे पहले हम कुछ बचपन की बातें याद कर लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं चाल और वेग क्या होता है, लेकिन उससे पहले भी हम जान लेते हैं दूरी और विस्थापन को। चलिए देखते हैं दूरी क्या होती है। किसी वस्तु द्वारा निर्धारित पथ में तय की गई पथ की लंबाई क्या कहलाती है, दूरी कहलाती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम लेना चाहें, कोई व्यक्ति यहाँ से पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, फिर पॉइंट बी पर जाता है, फिर पॉइंट सी पर जाता है, फिर पॉइंट डी पर चला जाता है ये, फिर पॉइंट बी पर वापस आ जाता है। मान लेते हैं हम ए से बी तक जाने में ये 10 मीटर दूरी तय करता है, बी से सी में 5 मीटर, सी से डी में ये 3 मीटर करता है, और डी से बी में ये फिर 12 मीटर दूरी तय करता है। तो अगर हम देखना चाहें कि व्यक्ति द्वारा कुल दूरी कितनी तय की गई है, तो दूरी होती क्या है, वस्तु द्वारा निर्धारित पथ में तय की गई पथ की जो टोटल लंबाई है उसको हम क्या बोलते हैं, दूरी। तो दूरी क्या लिख देंगे हम, 10 मीटर, 5 मीटर, 3 मीटर, 12 मीटर, इन सारी लंबाइयों को जोड़ देंगे, वो क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो लिख देते हैं हम दूरी बराबर क्या हो जाएगी, 10 + 5 + 3 + 12, ये कितना हो जाएगा, 30 मीटर। ये क्या आ गई, दूरी आ गई। अब देख लेते हैं विस्थापन क्या होता है। विस्थापन किसी वस्तु द्वारा निर्धारित पथ में तय पथ की प्रारंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच की जो न्यूनतम और सीधी दूरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या होगा, विस्थापन प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम सीधी दूरी को क्या बोलते हैं, विस्थापन बोलते हैं। अब ये वाला एग्जांपल ले लो, कोई व्यक्ति यहाँ पॉइंट ए से चलना स्टार्ट करता है, बी पर जाता है, सी पर जाता है, डी पर जाता है, फिर वापस बी पर आ जाता है। आप देख सकते हैं इसकी प्रारंभिक स्थिति क्या है, ए है, और अंतिम स्थिति क्या है, बी है। तो प्रारंभिक स्थिति ए और बी के बीच की जो न्यूनतम दूरी है वो क्या हो जाएगी, विस्थापन। आप बता सकते हैं ए और बी के बीच में न्यूनतम दूरी कितनी है, 10 मीटर। ओके। अब देखो दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। ओके। दूरी का मान कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता है और ये 0 भी नहीं हो सकती है, लेकिन विस्थापन 0 हो सकता है। दूरी कभी 0 नहीं होगी, विस्थापन 0 हो सकता है। ओके, ये देख लिया हमने विस्थापन और दूरी। अब देखते हैं हम चाल।
क्या होती है चाल? किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। तो हम चाल बराबर क्या लिख देंगे? दूरी बटा समय। अब अगर हम औसत चाल के बारे में अध्ययन करना चाहें तो औसत चाल बराबर क्या हो जाएगी? कुल दूरी बटा कुल समय बराबर डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। एग्जाम्पल कि कोई वस्तु है वो 200 किलोमीटर की दूरी तय करने में टाइम लेती है 4 घंटे। कितना टाइम लेती है? 4 घंटे लेती है। तो हमें उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है। तो निकाल दो आप औसत चाल को। मैं वी बार से प्रदर्शित कर रहा हूं। वी बार कितना हो जाएगा? कुल दूरी बट्टा कुल समय। कुल दूरी कितनी है? 200 किलोमीटर बट्टे 4 घंटे। तो इसकी औसत चाल आ जाएगी हमारे पास 50 किलोमीटर पर आवर। यह आ गई इसकी औसत चाल। औसत चाल से हम वस्तु की अलग अलग स्थितियों पर चाल को नहीं बता सकते। जैसे समझना चाहिए तो इसको कि ये जो वस्तु गति कर रही है तो क्या ये टोटल टाइम है 4 घंटे में, उसमें पूरे टाइम में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से गति कर रही है क्या? कहीं पर इसने चाल कम की होगी, 40 50 40 30 भी इतनी भी हुई होगी, कहीं पर बढ़ाई भी होगी, 60 70 तक भी गई होगी। तो चाल यहाँ पर सेम नहीं रह रही है। तो हम औसत चाल से अलग अलग क्षणों पर, किसी निश्चित क्षण पर, किसी निश्चित टाइम पर अगर चाल निकालना चाहें तो वो नहीं निकाल सकते। इसके लिए हम लेते हैं तात्क्षणिक चाल को। इसको काम में लेते हैं तात्क्षणिक चाल को। अब तात्क्षणिक चाल क्या होगा कि जो गतिमान वस्तु है उसकी तात्क्षणिक चाल उसके औसत चाल के बराबर होगी। कब? यदि दो समय ले ले हम। क्या दो समय ले ले? एक समय ले लेते हैं टी, एक ले लेते हैं टी प्लस डेल्टा टी। दोनों के मध्य अंतराल कितना हो जाएगा? डेल्टा टी अंतराल हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो अंतराल डेल्टा टी है वो अत्यंत सूक्ष्म हो तो औसत चाल ही क्या हो जाएगी? तात्क्षणिक चाल हो जाएगी। और इसकी परिभाषा देंगे तो लिख देंगे हम किसी निश्चित क्षण पर वस्तु की चाल होगी वो क्या हो जाएगी? तात्क्षणिक चाल हो जाएगी। अब तात्क्षणिक चाल को v से प्रदर्शित करते हैं। वो बराबर क्या होता है? v बराबर क्या हो जाएगा? लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। इसको हम लिख देते हैं dx बाई dt। और ये किसको प्रदर्शित करता है? x का t के सापेक्ष अवकलन को प्रदर्शित करता है। x यहाँ पर दूरी है। ओके, अब हम वेग को देख लेते हैं। वेग क्या होता है? वेग होता है विस्थापन में परिवर्तन की दर। क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। अर्थात वेग v बराबर हम क्या लिखेंगे? वेग बराबर लिख देंगे विस्थापन बट्टा समय। और औसत वेग बराबर क्या होगा? औसत वेग बराबर हो जाएगा कुल विस्थापन बट्टा कुल समय, अर्थात डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब जो ये औसत वेग होता है इससे यह नहीं पता चल पाता है कि इस समय अंतराल के भिन्न भिन्न क्षणों पर वह किस गति से चल रही है कोई वस्तु। मतलब अलग अलग टाइम इंटरवल ले लें और उन टाइम इंटरवल पर पूछना चाहिए कि इस समय पर वस्तु किस वेग से गति कर रही है। तो ये हम औसत वेग से नहीं बता सकते। अब किसी क्षण टी पर वेग के लिए हम किसको लेते हैं? तात्क्षणिक वेग को काम में लेते हैं, जिसको हम v से लिखते हैं। अब गतिमान वस्तु का तात्क्षणिक वेग उसके औसत वेग के बराबर कब होगा? यदि दो समय अंतराल हो हमारे पास t और t प्लस डेल्टा टी। इन दोनों के बीच अंतराल मान लो डेल्टा टी है। ये कितना होना चाहिए? अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए। ओके, अर्थात डेल्टा टी टेंड्स टू 0 होना चाहिए। तो गणितीय विधि से हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं। तात्क्षणिक वेग v बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। और इसको लिख देते हैं हम dx अपॉन dt। ठीक है, इतना समझ में आया? अब किसी वस्तु पर अगर हम वेग निकालना चाहें वो या तो हम इस समीकरण से निकाल सकते हैं या फिर हम इसको ग्राफीय विधि से भी हल कर सकते हैं। चलो इसको समझते हैं थोड़ा, ग्राफीय विधि से कैसे हल करते हैं। ये हमारे सामने अक्ष और टी के मध्य कोई ग्राफ दिया है और हम t बराबर 4 सेकंड पर वस्तु का वेग निकालना चाहते हैं। t बराबर 4 सेकंड पर। ओके, चलिए करके देख लेते हैं इसको। यहाँ पर हम जो टाइम इंटरवल है डेल्टा टी वो मान लेते हैं 2 सेकंड। ठीक है, और यहाँ पर t बराबर 3 सेकंड पर t1 टाइम ले लेते हैं, पॉइंट p नाम दे देते हैं, p1 नाम दे देते हैं इसको। और डेल्टा टी कितना लिया हमने? 2 सेकंड लिया है। तो यहाँ पर 5 सेकंड पर दूसरा पॉइंट ले लेते हैं हम डेल्टा p2 और यहाँ पर टाइम मान लेते हैं t2। t1 हमारे पास 3 सेकंड, t2 है हमारे पास 5 सेकंड और डेल्टा टी कितना है? 2 सेकंड। तो हम औसत वेग की परिभाषा से जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो सरल रेखा p1 p2 होती है उसकी प्रवणता 3 सेकंड से 5 सेकंड के अंतराल में वस्तु के औसत वेग को व्यक्त करती है। अगर हम p1 और p2 को मिलाने वाली एक सरल रेखा खींचते हैं या ये क्या हो जाएगी? इस ग्राफ पर एक स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये किसको प्रदर्शित करेगी?
औसत वेग को प्रदर्शित करेगी। तो ये जो स्पर्श रेखा खींची है इसकी प्रवणता किसको प्रदर्शित करेगी? औसत वेग को प्रदर्शित करेगी। अब हम क्या करते हैं, जो डेल्टा टी का मान 2 सेकंड लिया था उसको घटाकर कितना कर देते हैं? 1 सेकंड कर देते हैं। एक टाइम ले लेते हैं 3.5 सेकंड और 1 सेकंड कर दिया तो अगला टाइम कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4.5 सेकंड। टाइम इंटरवल कितना है हमारे पास? 1 सेकंड। तो रेखा क्या हो जाएगी? ये इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा हो जाएगी, जिसको नाम दे देते हैं हम Q1 Q2। और इसकी प्रवणता क्या हो जाएगी? 3.5 सेकंड से 4.5 सेकंड अंतराल में औसत वेग को प्रदर्शित करेगी। ओके, अब क्या करते हैं हम, जैसे जैसे इस टाइम इंटरवल डेल्टा टी का मान कम करते जाते हैं, 2 से 1 किया, 1 से 0.5 कर दिया, फिर 0.25 कर दिया, करते करते हम इसको 0 की ओर लेकर जा रहे हैं। जैसे जैसे हम इसको 0 की ओर लेकर जाएंगे तो हम देखते हैं कि 0 की ओर जाते ही t बराबर 4 सेकंड पर क्या हो जाएगा? इस वस्तु का वेग इस पॉइंट पर खींची गई स्पर्श रेखा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये हमने t बराबर 4 सेकंड पर ग्राफीय विधि से औसत वेग ज्ञात कर लिया। लेकिन ग्राफीय विधि से इसे प्रदर्शित करना क्या होता है? कठिन होता है। इसलिए हम इसके लिए गणितीय विधि का उपयोग करते हैं। अब कैसे करते हैं गणितीय विधि से? इसके लिए हमारे पास एक एग्जाम्पल दिया है, इसको हम हल करके देख लेते हैं। एग्जाम्पल लिखा है हमारे सामने, अक्स का मान दिया है, अक्स बराबर a प्लस बी टी स्क्वायर। ये क्या है? अक्ष के अनुदिश किसी गतिमान वस्तु की स्थिति दी गई है इस फॉर्मूले के द्वारा। साथ में हमें a का मान कितना दिया है? 8.5 मीटर और b का मान दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और t टाइम को व्यक्त कर रहा है। तो हमें t बराबर 0 सेकंड और t बराबर 2 सेकंड पर तो वेग निकालना है। साथ में t बराबर 2 सेकंड और t बराबर 4 सेकंड के बीच में वस्तु का औसत वेग पूछा है। चलिए निकाल लेते हैं। अब हम जानते हैं कि जो वस्तु का वेग होता है वो बराबर क्या होता है? v बराबर क्या होता है? d बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी होता है। क्या होता है? डी एक्स बाई डी टी होता है। तो लिख देते हैं x की वैल्यू रखो यहाँ से, d बाई डी टी ऑफ x कितना हो जाएगा? a प्लस बी टी स्क्वायर। t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो a का क्या हो जाएगा? 0 प्लस b कॉन्स्टेंट है, t स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो v बराबर कितना है? 2bt। ये इतना है। b का मान रख दो, कितना है? b का मान रखो, b का मान है हमारे पास 2 गुणा b का मान है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। अब t टाइम को प्रदर्शित कर रहा है तो ये हो जाएगा 2.5 गुणा t, ये हो जाएगा 5t मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया हमारे पास वेग। ओके, चलिए अब t बराबर 0 पर देख लेते हैं। t बराबर 0 पर v बराबर कितना हो जाएगा? आप t का मान 0 यहाँ पर रखोगे तो v बराबर कितना आ जाएगा? 0 मीटर प्रति सेकंड ये आएगा। इसी तरह t बराबर 2 सेकंड पर v बराबर कितना आ जाएगा? 10 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। ये तो दो हमने निकाल लिए। अब देख लेते हैं औसत वेग। औसत वेग कैसे निकालेंगे हम? औसत वेग बराबर लिखेंगे डेल्टा टी अपॉन डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी। ओके, इसको हम क्या लिख देंगे? एक्स एट t2 माइनस एक्स एट t1 अपॉन t2 माइनस t1, अर्थात t2 समय पर विस्थापन और t1 समय पर विस्थापन, इन दोनों का अंतर लेंगे, बाद में समय अंतराल से डिवाइड कर देंगे। एक्स एट t2 का मान कितना है यहाँ पर हमारे पास? 4 सेकंड। t1 का मान कितना है? 2 सेकंड। एक्स का मान t2 पर निकालो। यहाँ पर क्या रखेंगे हम? एक्स एट 4.0 माइनस एक्स एट 2.0 अपॉन 4.0 माइनस 2.0। मान रखो यहाँ पर, इसको क्या लिख देंगे? यहाँ पर रखो x की वैल्यू 4 रखो। ये कितना हो जाएगा? a प्लस 16b माइनस x का मान 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा? a प्लस 4b डिवाइड बाई 2। ओके, ऐसे कैंसिल आउट हो जाएगा। 16b माइनस 4b कितना हो जाएगा? 12b बट्टे 2 बराबर कितना आ जाएगा? 6b। तो औसत वेग v बार बराबर कितना हो जाएगा? 6 इंटू b का मान कितना है? 2.5। ये कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। चलिए ये निकाल लिया हमने औसत वेग। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर से देखेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।